दोस्तों वेलकम टू क्रैक्ड इट। आई एम तनु शुक्ला। आज हम लोग मैथ पेडागोजी का पार्ट 6 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारा टारगेट है सीटेट 2021, जो कि 23 जनवरी को होने वाला है। तो हम लोग उसको टारगेट करके मैथ पेडागोजी को कर रहे हैं। ये मैथ पेडागोजी का सेक्शन आपको सीटेट के साथ साथ एमपीटेट में भी काम में आएगा, और कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो जहाँ पर मैथ पेडागोजी आती है वहाँ पर भी ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग आज पार्ट 6 करने वाले हैं, तो अभी हम लोग उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। हम लोग अभी मैथ पेडागोजी की एमसीक्यू सीरीज को कर रहे हैं, जिसमें कि ये सीटेट एमपीटेट और जो भी टीचिंग जहाँ भी टीचिंग एग्ज़ाम्स में मैथ पेडागोजी आता है वहाँ पर ये आपको हेल्प करेगा। और ये 200 से ज़्यादा ही एमसीक्यू मैं आपको कराऊंगी, प्रैक्टिस कराऊंगी। और उसके बाद लास्ट टाइम में जब एग्ज़ाम हमारे बहुत करीब होगा, 15 दिन के पहले हम लोग मैराथन क्लासेस सारे सब्जेक्ट के पेडागोजी की करेंगे। और ये पार्ट 6 है। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने पार्ट 5 मतलब 5 पार्ट में मतलब कि 50 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं मैथ पेडागोजी के। और जिसको भी स्पीड को लेके प्रॉब्लम होगी, मैं आप लोगों से बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपको स्पीड में को लेकर प्रॉब्लम है तो आपको YouTube ऑप्शन देता है, आप वहाँ पे जाके अपने स्पीड को कम भी कर सकते हैं। और नहीं तो अगर आपको स्पीड बहुत ज़्यादा लग रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसे कम करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि एक बच्चा संख्या संक्रियाओं और संकेतों, मतलब संख्या संक्रिया का मतलब है कि प्लस माइनस है, मल्टीप्लाई डिवाइड, ये सब हो गया। तो संख्या की जो संक्रियाएँ होती हैं संख्या में, और उसके बाद संकेत हो गया, जो भी प्रतीक चिन्ह होते हैं। और घड़ी के दो कांटों मतलब कि बड़ी सुई जो होती है, घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई, और विभिन्न सिक्का आदि में अंतर करने में, विभिन्न मतलब सिक्कों में अंतर करने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। इसका निहितार्थ है कि जो विशिष्ट बाधाएं उसके सीखने को प्रभावित कर रहे हैं वह क्या है। कमजोर शाब्दिक, चाक्षुष और कार्यकारी स्मृति। तो यहाँ पे कोई भी शाब्दिक स्मृति की बात की नहीं जा रही है, क्योंकि बच्चे को देखने में प्रॉब्लम हो रही है, देखकर समझने में प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा क्वेश्चन एक बार हम लोगों ने और भी किया है, लेकिन वो क्वेश्चन का ऑप्शन टोटली डिफरेंट था इससे। और जब इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और आपको ज़्यादा समझ में ना आ रहे हो तो आप सबसे बड़े ऑप्शंस की तरफ जाएंगे, क्योंकि जो बड़ा ऑप्शन होता है ज़्यादातर मतलब 90% केसेस में, और वो ज़्यादा बातों को समाहित किए होता है, इसलिए वो ज़्यादातर सही होने के चांसेस उसके होते हैं। तो अगर आप बी को देखेंगे तो कमज़ोर चाक्षुष मतलब कि देखने की जो उसकी देख कर किसी भी चीज़ को समझने की जो प्रक्रिया है उसकी कमज़ोर है। और प्रकरण योग्यता, जैसे कि चाक्षुष विभेदीकरण मतलब देख कर उसमें विभेद कर पाने की प्रक्रिया भी उसके अंदर कमज़ोर है। और स्थानिक संगठन मतलब कि इमेज स्थानिक स्पेशल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि जो इमेज के थ्रू बहुत अच्छी अच्छी बातें समझ लेता है। तो ऐसी भी ऐसा स्थानिक समन्वयन और चाक्षुष समन्वयन में एक मतलब कमज़ोर होते हैं बच्चे। ऐसे बच्चे जो होते हैं उनको किसी भी चीज़ को देख कर उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो इसलिए हमारा पे यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे देखने की ही बात हो रही है। घड़ी को हम देखेंगे ना कि सुनेंगे। ठीक है, घड़ी की अगर चल रही है तो उसे हम देखेंगे कि मिनट की सुई कौन सी है, घंटे की सुई कौन सी, सिक्के 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, मतलब इस तरीके से सिक्कों में। तो ये सब स्थानिक समझ ही होती है, जो कि हम उसमें डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। तो यहाँ पे देखने ये क्वेश्चन अगर आप लोग को याद होगा, अगर आप लोग पूरी पेडागोजी की सीरीज को मेरे फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता भी चल रहा होगा कि ऐसा क्वेश्चन एक बार और भी पूछा जा चुका है, लेकिन उसके ऑप्शंस टोटली डिफरेंट थे। और अदर ऑप्शन को मैं आपको काटना भी बता रही हूँ कि क्योंकि भाषा प्रकरण की यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है, तो ये तो एकदम ही नहीं होगा। और शब्द भंडार की यहाँ पे बात नहीं हुई, श्रव्य प्रकरण सुनने की तो कोई बात हो ही नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पे घड़ी चल रही है, सिक्कों को हम देखकर पहचान रहे हैं। जो भी मतलब मैथ में जो भी प्रक्रियाएँ, जो भी संक्रियाएँ होती है, प्लस माइनस डिवीज़न, ये सब जो भी प्रतीक चिन्ह होते हैं उन्हें भी हम देखते हैं ना कि सुनते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। और कमज़ोर गति कौशल और लिखना, तो लिखने की कौशल की भी यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जा रहा है, जो कि ये देखने पर ही बेस्ड है। और ऐसा क्वेश्चन एक बार दूसरे लैंग्वेज में पूछा भी जा चुका है। और उसके बाद हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से विचार कीजिए 5+3। ठीक है, इस सीमित उत्तर प्रश्न का तद अनुरूपी मुक्त उत्तर प्रश्न होगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सीमित उत्तर प्रश्न का मतलब क्या है, क्लोज इंडेड क्वेश्चन। ठीक है, क्लोज इंडेड क्वेश्चन जो होते हैं उसका ओपन इंडेड, ये जो एक क्वेश्चन है कि 5 में 3 जोड़ेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 8 हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो क्लोज इंडेड है। क्लोज इंडेड का मतलब जिसका कि एक स्पेसिफिक और फिक्स्ड आंसर होता है, जिसके लिए हमें बहुत सोचना नहीं पड़ता, हमें तुरंत हम उस आंसर तक पहुँच जाते हैं।
हैं, लेकिन जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं उसका हम अलग अलग तरीके से आंसर पे जा सकते हैं। मतलब अलग अलग उसके आंसर हो सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसका एक स्पेसिफिक आंसर होगा। जैसे कि मैंने आपसे ये पूछा कि 100 से बड़ी कोई 4 संख्या बताइए, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक नंबर तो है नहीं कि 100 से बड़ी कोई भी 4 संख्या, हम 101 भी बता सकते हैं, 2000 भी बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो दोनों ही 100 से बड़ी हैं। तो कोई इसका, अगर हम ऐसे बच्चों को क्वेश्चन देंगे ओपन एंडेड वाले, तो हर बच्चे का आंसर अलग अलग हो सकता है। लेकिन अगर मैं पूछूँ कि 10 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, तो उसका आंसर सारे बच्चे का 15 आएगा। इसलिए ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो ये क्वेश्चन पूछा गया है वो क्लोज एंडेड है, और जो ओपन एंडेड हमें लेकिन इस क्लोज एंडेड को ओपन एंडेड में तोड़ना है। हमें एक ऐसा क्वेश्चन बनाना है इसी पर कि वो ओपन एंडेड हो। तो हम देखते हैं कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि ओपन एंडेड को सपोर्ट कर रहा है। तो 5 और 3 का योग बताइए। तो अगर आप 5 और 3 का योग बताएंगे तो आपका 8 आंसर हो जाएगा ना। तो ये तो क्लोज एंडेड हो गया, तो ये तो आंसर हमारा बिल्कुल नहीं होने वाला है। तो पहला तो नहीं होगा। दूसरा, अगर हम देखें कि 5 में क्या जोड़ा जाए ताकि 8 प्राप्त हो, तो आपको पता ही है कि 5 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो 8 प्राप्त होगा। 5 में क्या हम 2 जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा? 5 में क्या हम 0 जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा? नहीं मिलेगा। हम बस 3 ही जोड़ेंगे तभी हमें 8 मिलेगा। तो ये भी क्या है, क्लोज एंडेड हो गया। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा आंसर का। अगला है कि कोई ऐसी 2 संख्या बताइए जिसका योग 8 हो। ठीक है, तो ये जो है वो ओपन एंडेड क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये कैसे सही है? क्योंकि अगर हम 7 में 1 जोड़ दें तो भी 8 बनेगा। 8 में अगर हम 0 जोड़ दें तो भी 8 बनेगा। ठीक है, अगर हम 6 में 2 जोड़ दें तो भी 8 बनेगा। अगर हम 5 में 3 जोड़ दें तो भी 8 बनेगा। तो मतलब इसका हर बच्चे का अलग अलग आंसर हो सकता है। अलग अलग तरीके से हम इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए ये क्या है, हो गया, ये ओपन एंडेड क्वेश्चन का एग्जाम्पल हो गया। और अगला अगर हम देखें कि 5 और 3 का योग क्या होगा, तो 5 और 3 का योग 8 होगा। डायरेक्टली आपको समझ में आ रहा है 5 और 3 का योग तो डायरेक्टली 8 ही होता है। तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल नहीं होगा। तो ये हमें समझ में आ गया कि हमारा सी ऑप्शन कैसे हो रहा है। इस तरीके के क्वेश्चन, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन जो है वो सीटेट में काफ़ी टाइम पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको ये चीज़ें समझ के रखनी होंगी। और क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड के बारे में जिसे पता नहीं होगा अच्छे से, तो मैंने इसके लिए एक वीडियो बनाई थी, आप उसे भी देख सकते हैं। और इसके अलावा हमारा अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 4 के लिए समय के मूल्यांकन के प्राचल क्या होंगे। समय का मूल्यांकन करना है तो उसके लिए कौन सा पैरामीटर होगा। पहली बात तो मैंने आपको नेगेटिव और पॉजिटिव वर्ड बताए थे। तो यहाँ पे नेगेटिव केवल को देखकर आप इसे काट सकते हैं, केवल को देखकर आप इसे भी काट सकते हैं, केवल को देखकर आप इसे भी काट सकते हैं। और दूसरा ट्रिक ये कि जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है 90% केसेस में सीटेट में उसके सही होने की संभावनाएं होती हैं। अगर आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके 3 ऑप्शन को अगर आप काट पा रहे हैं तो आपका बी ऑप्शन तो बिना कहे ही आंसर हो जाने वाला है। लेकिन एक बार हम इसे देखते हैं कि ये आखिर आंसर बना ही क्यों हमारा। तो समय का मूल्यांकन करने के लिए अंकीय घड़ी, जो हम लोग उस घड़ी लगाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अंकीय घड़ी होती है। और सदृश समय पर पढ़ना, मतलब हमें घड़ी का जो समय है, मतलब घड़ी में कौन सी सुई कहाँ पर है, कौन सी सुई कहाँ पर है, इसका मतलब इसको देखकर हम ये समझ पाए कि कितना बज रहा है। और आधा घंटा अधिक, मतलब आधा घंटा अधिक, चौथाई घंटा अधिक, चौथाई घंटा कम, AM PM की संकल्पना, मिनट और सेकेंड में समय संबंध, तो ये सब हमें पता होना चाहिए अगर हम समय का मूल्यांकन कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जब आप पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आएगा, लेकिन आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके भी इस क्वेश्चन का आंसर ईजिली निकाल सकते थे। काफ़ी केसेस में हमें लगता है कि हम फंस जाते हैं क्वेश्चंस में, तो आप वहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। और अगला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 अधिगम के रचनावादी उपागम पर आधारित है। अधिगम के रचनावादी उपागम पर आधारित है क्योंकि वह केंद्रित है परिभाषा और सूत्रों को याद करने पर। तो NCF कभी भी परिभाषा और सूत्र को याद करने पर बल नहीं देता, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा है कि नियमित गृह कार्य जमा कराने पर, तो गृह कार्य जमा कराने की भी बात NCF नहीं करता है। और शिक्षक के द्वारा प्रभावी व्याख्यान और अनुदेशन की बात भी नहीं करता है NCF। लेकिन हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन अगर हम देखें तो गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारियाँ, गतिविधियों में शामिल करते हुए शिक्षार्थियों को सक्रिय भागीदारी, मतलब गतिविधियों में बच्चों को हम शामिल करें, एक्टिविटीज़ में हम बच्चों को शामिल करें जहाँ पे बच्चा ज़्यादा इंगेज होगा, अपने नॉलेज का वो कंस्ट्रक्शन खुद करेगा और जो भी वो ज्ञान उसको मिलेगा वो स्थायी होगा। ठीक है, तो जहाँ पर बच्चे ज़्यादा इंक्लूड होंगे, ज़्यादा इंगेज होंगे, जहाँ पे बच्चे एक्सप्लोर कर रहे होंगे, वहाँ पर
वो सबसे पॉजिटिव पॉइंट होता है और सबसे सही ऑप्शन होने की संभावनाएं हमेशा होती हैं। और अगर आपको एनसीईआरटी के 4-5 मार्गदर्शी सिद्धांत याद है तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी पे आईएफए कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि जब अर्जुन छोटे से छोटे या लंबे होने के क्रम से वस्तुओं के एक सेट को छांटने में सक्षम होता है तो वह क्या है। ठीक है, जब अर्जुन छोटे से छोटे या लंबे होने के क्रम में, मतलब कि आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में वस्तुओं के एक सेट को छांटने में सक्षम होता है तो हम उसे क्या कहेंगे। तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज होगा या फिर सेंसरी मोटर होगा। तो सेंसरी मोटर तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है। वहाँ पे बच्चे को अवरोही और आरोही का कोई कॉन्सेप्ट पता ही नहीं होता। और यहाँ पे डी भी नहीं होगा, यहाँ पे प्री ऑपरेशनल भी नहीं होगा। यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन होगा, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होगा। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जो है वो आरोही से अवरोही और अवरोही से आरोही की तरफ जा सकता है। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। और जो ये क्वेश्चन बना हुआ है ये पियाजे के सिद्धांत पर आधारित है। और अगला क्वेश्चन है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं। तो संयम से सीखते हैं, निमंत्रण के द्वारा सीखते हैं, या फिर साथियों और वयस्कों के साथ बातचीत करके सीखते हैं, या फिर ड्रिल और अभ्यास के माध्यम से सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार सबको ही पता है कि बच्चे जो है वो साथियों और वयस्कों के साथ बातचीत करके, अपना इंटरेक्शन करके, परियोजना विधि के द्वारा कोलैबोरेट करके अच्छे से सीखते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा। और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गणित सार संग्रह के लेखक कौन है। आर्यभट्ट हैं, रामानुज हैं, भास्कराचार्य हैं, या फिर महावीराचार्य हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो गणित सार संग्रह ये क्वेश्चन जो है वो यूपी टेट में पूछा जा चुका है और अदर स्टेट टेट में भी पूछा जा चुका है। ये सीटेट के लिए उतना यूज़फुल नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको एक दो मतलब इस तरीके के फैक्ट भी पता होने चाहिए, क्योंकि जो सीटेट दे रहा है वो मैक्सिमम। गणित सार संग्रह के लेखक हैं आर्यभट्ट, रामानुज, भास्कराचार्य या फिर महावीराचार्य। तो गणित सार संग्रह के जो लेखक हैं वो कौन है, वो महावीराचार्य हैं। और ये क्वेश्चन यूपी टेट में मैक्सिमम टाइम पूछा गया है और ये सी टेट के लिए हमें इसके इसे याद नहीं रखना है। लेकिन अगर आप यूपी टेट या फिर कोई भी स्टेट टेट दे रहे हैं तो हाँ के लिए आपके लिए ये यूज़फुल हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कि जो गणित की प्रकृति है वो कैसी है, सामान्य है, कठिन है, तार्किक है या बोरिंग है। तो जो गणित की प्रकृति होती है वो तार्किक है। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसे कठिन नहीं लगा देंगे। ठीक है, जो गणित की प्रकृति होती है वो तार्किक ही होती है। हमें कठिन लगती है इसका मतलब ये नहीं है कि गणित कठिन होता है। जो गणित की प्रकृति होती है वो कैसी होती है, वो तार्किक होती है। ठीक है, यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही बनेगा। और हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और एक शिक्षक ने देखा कि आशा अपने आप एक समस्या को हल करने में असमर्थ थी, हालांकि वह सहकर्मी मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करने में सक्षम थी। मतलब आशा जो है वो अपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में असमर्थ थी, लेकिन अगर उसे कोई हेल्प कर देता है तो वो उस कार्य को कर लेती है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेती है। तो इस मार्गदर्शन को हम क्या कहेंगे, समवर्ती या पार्श्वीकरण। तो इसके बारे में तो बात हुई नहीं है, वाइगोत्स्की की थियरी की यहाँ पे बात चल रही है। तो यहाँ पे आप दो में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जो हेल्प करने की जो ये हेल्प बच्ची को दिया जा रहा है वो क्या होगा, वो स्कैफ फोल्डिंग होगा, मचान होगा। और समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या होता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो जो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है कि बच्ची जो कि मतलब उस बच्चे की कहाँ तक प्रोग्रेस करने की संभावनाएं है। मतलब कि बच्ची अगर यहाँ पे खड़ी है और यहाँ तक वो जा सकती है, तो इस यहाँ से वहाँ तक उसको लेकर कौन जाएगा, तो वो स्कैफ फोल्डिंग ही लेके जाएगी। जो और स्कैफ फोल्ड मतलब किसके द्वारा दिया जाता है, तो वो MKO के द्वारा, मोर नॉलेजेबल अदर के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पे स्कैफ फोल्डिंग का काम, यहाँ पे मतलब बच्चे को जो भी हेल्प दी जा रही है उसे हम स्कैफ फोल्डिंग कहेंगे। और स्कैफ फोल्डिंग डेटा कौन है, जो कि उस बारे में उस बच्ची से अधिक जानता होगा, वही स्कैफ फोल्डिंग देगा। और तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। लोग कंफ्यूज यहाँ पे हो सकते हैं कि स्कैफ फोल्डिंग आंसर होगा या फिर समीपस्थ विकास का क्षेत्र। यहाँ पे क्षेत्र की बात नहीं की गई है, यहाँ पे सिर्फ ये पूछा गया है कि जो मार्गदर्शन बच्चे को दिया जा रहा है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम स्कैफ फोल्डिंग कहेंगे। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि जब छात्र अधिक जानकार व्यक्तियों के साथ सामाजिक संपर्क की प्रक्रिया के माध्यम से अपनी सोच और तर्क विकसित करते हैं तो सीखने का काम होता है। इस सिद्धांत को हम क्या कहेंगे, जब छात्र अधिक जानकार व्यक्तियों के साथ सामाजिक संपर्क की
प्रक्रिया के माध्यम से अपनी सोच और तर्क को विकसित करते हैं। ठीक है, सामाजिक संपर्क की बात यहाँ पे की जा रही है। तो सीखने का जो काम होता है वो हम इस सिद्धांत को क्या कहेंगे? जीन पियाजे का सिद्धांत है, ये लेव वाइगोत्स्की का है, बी.एस. ब्लूम का है या फिर मारिया मोंटेसरी का है। तो जो ये सिद्धांत है वो लेव वाइगोत्स्की का है। सामाजिक संपर्क का जो सिद्धांत होता है वो लेव वाइगोत्स्की का होता है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि मैं ये CDP के क्वेश्चंस करा रही हूँ। अगर आप लोगों की CDP क्लियर है तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन कोई भी पेडागोजी हो, 2-4 क्वेश्चन को छोड़ के आप मैक्सिमम पेडागोजी के क्वेश्चन को सही बनाकर आएंगे। ठीक है, और अगर आप एक ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल के वीडियोस को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ ताकि लोग हमसे जुड़ पाएँ और हमारा मोटिवेशन और बढ़ सके। और आप लोगों को अगर चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हो तो आप हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और